हेलो फ्रेंड्स, क्या भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा 1 जुलाई से? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। ये सिंगल यूज प्लास्टिक का जो नोटिफिकेशन है ये कोई नया नहीं है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अगस्त 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत दिया था और इसमें 22 सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं जिनको 1 जुलाई से 2022 से प्रतिबंधित किया जाना है। अब देखना है कि ये प्रतिबंध लगेगा या नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अल्टी एडटेक, लर्न एंड टीच, पढ़ो एंड पढ़ाओ। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया, जो लगभग 9,506 टन पर डे के हिसाब से है। इसके अलावा जो सिंगल यूज प्लास्टिक के स्ट्रॉज व स्टायर्स हैं जिनको 35 सालों में नदी, नालों और समुद्र से कलेक्ट किया गया, तो देखा गया उसकी जो लंबाई है वो हमारे पूरे हिमालय के बराबर हो गई है। इसके अलावा विश्व के सभी लोग लगभग 12 लाख प्लास्टिक की बोतलें हर मिनट यूज कर रहे हैं और 500 बिलियन यानी 50 खरब प्लास्टिक कप्स हर साल यूज करते हैं। अब ये देखना है कि जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट क्या क्या है जो बैन होनी है। नंबर 1, प्लास्टिक के स्टिक्स हैं। वो कहाँ यूज होते हैं? ईयरबड्स, बैलून्स, कैंडीज, प्लास्टिक फ्लैग, आइसक्रीम स्टिक। अब अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं इनके? बम्बू व दूसरे वुडन के स्टिक हो सकते हैं और जो हम प्लास्टिक के फ्लैग यूज़ करते हैं उसकी जगह हम कपड़े का फ्लैग बना सकते हैं, उसमें कोई भी वुडन का स्टिक यूज कर सकते हैं। ऐसा हमें करना ही होगा। इसके अलावा जो दूसरा लिस्ट है वो है प्लास्टिक के कटलरी, जिसमें आपके प्लेट्स आते हैं, कप्स हैं, ग्लासेस, फॉक्स, ट्रेज, स्टायरर, स्पून, नाइफ्स व स्ट्रॉज, पाइप्स हैं। इनके अल्टरनेटिव अगेन हमारे स्टेनलेस स्टील हो सकता है, वुडन के फॉक्स हो सकते हैं, स्पून, नाइफ, स्टायरर हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल ग्लासेस हो सकते हैं। प्लास्टिक के गिलास अगर हैं तो पीएलए की कोटिंग होनी चाहिए। अर्थवेयर, जो मिट्टी के हमारे बने गिलास व सिरेमिक्स हैं जो डिस्पोजेबल हैं, वो इनके अल्टरनेटिव हो सकते हैं और हमें अपनाने भी चाहिए, मार्केट में अवेलेबल भी हैं। और जो तीसरी लिस्ट वो है पैकिंग और रैपिंग से रिलेटेड। जो फिल्म, मिठाइयों के डब्बों को और इनविटेशन कार्ड और सिगरेट को पैक करने में यूज होते हैं, उसका अल्टरनेटिव भी हमें ढूंढना होगा और यूज करना होगा। जैसे मिठाई के डब्बे के लिए हम पेपर, बटर पेपर, सेलोफोन या कई जगह हम केले के पत्तों की रैपिंग भी देखते हैं। इनविटेशन कार्ड के लिए अगर बहुत ज़रूरी है तो जूट का बैग, कपड़े का बैग, पेपर बैग यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और लिस्ट है वो है पॉलिस्ट्रीन यानी थर्मोकॉल, जिसमें हम प्लेट्स या बचपन में चाय या कॉफ़ी पीते थे उन कप्स में, उसके अलावा डेकोरेशन करते थे, वो भी इस लिस्ट में है, सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है वो भी। उसका अल्टरनेटिव यही है, जो कॉफ़ी और चाय के जो कप्स हैं वो सिरेमिक्स या कुल्हड़ हम यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए हम फ्लावर्स वो कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, साथ में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है प्लास्टिक व पीवीसी बैनर, जो लेस देन 100 माइक्रॉन्स हैं। इनका अल्टरनेटिव तो कपड़े, फैब्रिक व कन्वास, पेपर व इको बैनर हो सकते हैं। इनको हमें अपनाना होगा। यह हमें याद रखना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट हमारी नीड नहीं है, लेकिन हमने उनको अपना चॉइस बना दिया है। हमें इससे बाहर निकलना होगा और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की ओर जाना होगा। इवन मार्केट में अवेलेबल भी हैं, सो दैट हम प्लेनेट को बचा सकें। अब इसके अलावा ये तो हो गए प्रोडक्ट की लिस्ट, बट यहाँ पर कुछ और भी इश्यूज हैं। जो कुछ बड़ी एफएमसीजी कंपनियाँ हैं जो परेशानी झेल रही हैं स्ट्रॉ की सप्लाई की। इन कंपनियों के जो 75 ml और 250 ml के विभिन्न प्रकार के टेट्रा पैक आते हैं बेवरेज, पेय, दूध, छाछ के लिए, वो स्ट्रॉ उनमें यूज होता है, जिनका सालाना टर्नओवर है मिलाकर 6000 करोड़। और ये कंपनियां जिसमें पार्ले, डाबर, अमूल, पेप्सी हैं, मिलकर लगभग 600 करोड़ स्ट्रॉ कंज्यूम करती हैं साल भर में। बहुत बड़ा नंबर है। अब इनकी दिक्कत यह है कि जो पेपर स्ट्रॉ की शॉर्टेज है, वो डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, और हम लोग इवन इंडिया में 25% भी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हैं दिसंबर तक, क्योंकि केवल चाइना, इंडोनेशिया और कुछ यूरोपियन देश स्ट्रॉज बनाते हैं। लेकिन चाइना में लॉकडाउन पीछे होने से और सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है, इस चक्कर में उनको दिक्कतें आ रही है। अब देखने वाली ये बात है कि ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच कब तक फुलफिल होगा। अब रिसेंट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आर्क, जो एक्शन अलायंस फॉर रिसाइकलिंग बेवरेजेस कार्टन्स है, यही कंपनियों की एक एसोसिएशन है, जो ये एफएमसीजी कंपनी है, जो लॉबिंग कर रही है कि डेडलाइन को 12 से 18 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए। यहाँ तक कहा गया कि पार्ले के एमडी द्वारा कि उन्होंने टेट्रा पैक
कि जो पेय हैं उनके फ्रूटी और एपी, उनकी एक फैक्ट्री की यूनिट बंद करनी पड़ सकती है, बिकॉज स्ट्रॉ की सप्लाई का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। अब बात यह है कि 30 से 40% पेपर स्ट्रॉ चाइना में बनता है और बाकी इंडोनेशिया व यूरोप में बनता है, जिसका प्राइस 2 से 3 गुना बढ़ गया है प्लास्टिक स्ट्रॉ की तुलना में। और आर का एक और दावा है कि जो उनका एकीकृत स्ट्रॉ यानी इंटीग्रेटेड जो स्ट्रॉ और टेट्रा पैक होता है वो 80% रिसाइकल्ड होता है कंपेयर टू लूज स्ट्रॉ। लेकिन अब इस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर भी है। जो यूफ्लेक्स जो एक बड़ी पैकेजिंग की कंपनी है ने 100 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है और वो स्ट्रॉ की एक नई यूनिट का सेटअप लगाने जा रहे हैं और जल्दी ही वो इंडस्ट्रीज़ के जितनी भी पीक डिमांड है उसको पूरा कर पाएंगे। स्ट्रॉ को रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्लास्टिक स्ट्रॉ 200 साल लेता है डिकम्पोज होने में और उसके बाद भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और खतरा पैदा करता है जलीय जीवों के लिए। जबकि पेपर स्ट्रॉ डिकम्पोज होता है 2 से 6 वीक में, लेकिन पेपर स्ट्रॉ में एनर्जी का अधिक यूज होता है इसके प्रोडक्शन। अब ये तो थी बात इन बड़ी एफएमसीजी कंपनीज की। बात यहीं तक नहीं रुकती है, अभी बात अब नीचे तक गई है। अब छोटे मैन्युफैक्चरर की बारी है। TAI के अनुसार यानी थर्मोफॉर्मर्स एंड अलाइड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो 850 मैन्युफैक्चरर को प्रतिनिधित्व करती है और करीब 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देती है, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने उनके प्रोडक्ट्स पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है और स्पेसिफिकेशन दिए बिना। TAI के अनुसार गवर्नमेंट ने रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया, जबकि यह रिसाइक्लेबल और 150 से 200 माइक्रोन से बना होता है। प्रतिबंध से 10,000 के इंडस्ट्री पर बंद होने का खतरा है, जिसमें वो कहते हैं कि 5,000 बैंकिंग लोन भी है। अब देखना होगा। उनका कहना है कि जो मल्टी लेयर पैकेजिंग बड़ी देसी और विदेशी एफएमसीजी कंपनियां अपने स्नैक्स, चिप्स व कॉफ़ी की पैकिंग में यूज में करते हैं वो एग्जम्प्टेड है, जबकि तथ्य यह है कि यह पैकेजिंग मटेरियल की थिकनेस 20 से 30 माइक्रोन तक है, जिसका बड़ा हिस्सा नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन रिसाइकलेबल है। वो कहते हैं कि जो एग्जम्पशन की छूट है वो SDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन कैरी बैग जो 75 माइक्रोन के हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक के बने हैं उनको भी मिली है। पेट बोटल्स यानी पॉलीथिलीन, टेरिफेथलेट जो 200 ml के बेवरेजेस कंपनीज द्वारा यूज होती हैं वो भी एग्जम्पशन की लिस्ट में हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो मल्टी लेयर पैकिंग अलाउ की गई है वो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। ये तो ठीक है, बट ये प्लेनेट की तो सेल्फ लाइफ कम कर रहे हैं ना, ये भी हमें देखना होगा। नए रिसाइकलिंग नियमों के अनुसार जितना भी प्लास्टिक इन कंपनीज में जाता है उनको उसका 30% अगले 3 साल में रिसाइकल करना होता है। गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर, ब्रांड ऑनर्स, इम्पोर्टर्स को जिम्मेदारी दी है कि वो बताएं कितना रिसाइकल्ड प्लास्टिक उन्होंने एनुअली यूज किया है। अब देखना यह है कि जो इंडस्ट्रीज़ की बड़ी कंपनियां हैं जो स्ट्रॉ की सप्लाई के कारण इफेक्ट हो रही हैं और छोटी कंपनियां जो स्पेसिफिकेशन की क्लैरिटी के कारण उनका बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे गवर्नमेंट इस डेडलाइन को फॉलो करती है और कितना स्ट्रिक्टली करती है या फिर डेडलाइन को आगे बढ़ाती है, ये तो अभी 2-3 दिन में पता लग जाएगा। वैसे गवर्नमेंट ने सभी को पर्याप्त समय दिया था अल्टरनेटिव के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा, अपनी राय जरूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करें और रिक्वेस्ट करूंगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।